नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हमारी ये एमसीक्यू की सेकंड क्लास होने वाली है। पिछली क्लास में हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। जो पिछली क्लास में हमने मेथड अपनाया था क्वेश्चन देन आंसर्स और देन उनका एक डिटेल्ड डिस्कशन देखने का, उसी मेथड को हम यहाँ पर भी कंटिन्यू करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम हमारी क्लास को चालू करते हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि क्लासेस अच्छी लगे तो कमेंट कर सकते हैं। चालू करते हैं हमारी क्लासेस को। इस क्लास में जैसा कि हमने कहा एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले, तो पहले हम देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि ओवरऑल 11th क्वेश्चन होने वाला है। पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा ऑलरेडी कर ली थी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर एनोमर्स ऑफ ईच अदर, कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर कार्बोहाइड्रेट्स का एनोमर्स है, आपको ये पहचान करके बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, तीसरा है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा मेनो, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। सबसे पहले समझो एनोमर्स क्या होते हैं, तब तो आप आंसर निकाल पाओगे। वैसे एनोमर्स के बारे में पूरी क्लास में चर्चा हो चुकी है। क्लास का वीडियो उसमें अपलोडेड है। जिन लोगों को भी कोर्स परचेज करना है वो कोर्स परचेज करके उसको देख सकते हैं। अभी के लिए एनोमर्स क्या होता है, तो हम स्ट्रक्चर्स को सामान्यतः यहाँ पे जो हम यदि कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स को हम सामान्यतः दो फॉर्म में देख रहे होते हैं। एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में, दूसरा हो जाता है साइक्लिक फॉर्म में, है ना। अब जो साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है, एक सिंगल कंपाउंड की बात करते हैं। अभी हम ग्लूकोज उठा लेते हैं उदाहरण के लिए ना। ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है स्ट्रक्चर में एग्जैक्टली, तो उसमें जो एनोमर कार्बन होता है ना, उसमें जो एनोमेरिक कार्बन होता है, उस एनोमेरिक कार्बन में आपको कुछ क्या है परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो एनोमेरिक कार्बन में परिवर्तन क्या देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हम अभी बात करें। ठीक है, हम आंसर पे अभी इसलिए नहीं है, वैसे इसका आंसर क्या है, बी है। मैं आपको उसको पूरा समझाना चाह रहा कि इसका आंसर बी क्यों है ना, तो उसको हम चलते हैं समझते पहले कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि एनोमेरिक कार्बन जैसा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलने वाला है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड में मिलने वाला है, जो कि पायरोन फॉर्म में आपको क्या है देखने को मिलता है। ठीक है, दो हेमिस्टल कार्बन ऑफ अ साइक्लिक सुगर, है ना, काइरल सेंटर विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिंग क्लोजर अपॉन अ एल्डिहाइड और कीटोन इन अ साइक्लिक सुगर। ये कैसे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये यहाँ पर आपको एनोमेरिक कार्बन है ना, ये एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन है। अब आप ये देखिए कि एनोमेरिक कार्बन के रिस्पेक्ट में, है ना, एनोमेरिक कार्बन पे आपको दो प्रकार के कंपाउंड दिख रहे होंगे। या तो आपको एल्डिहाइड एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा आपका एल्डिहाइड अथवा कीटो ग्रुप दिख रहा होगा। तो एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप आपके हाइड्रोक्सिल कार्बन के संदर्भ में किस दिशा में, सेम साइड में है अथवा अपोजिट साइड में, है ना। यदि सेम साइड में होगा या अपोजिट साइड में होगा, इससे हम तय करेंगे कि वो अल्फा है अथवा बीटा है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये अपोजिट साइड में क्या है दिखाई दे रहा है। जब अपोजिट साइड में है तब हम इसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अथवा जब सेम साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये आपका क्या हो गया यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये दोनों यदि आपको सेम साइड में दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या है बीटा आपका ग्लूकोज है और इधर पे क्या है आपका अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली क्या है बेसिक अंतर होता है। इसको क्लास में हमने डिटेल में और भी समझा हुआ है। तो वापस से पॉइंट आया कि हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या है, तो इस चीज को समझो पहले कि आपका ये जो कंपेरिजन है ना, ये जो आपका कंपेरिजन है एग्जैक्टली अल्फा और बीटा को, वो सेम ही कंपाउंड के लिए हो रहा होता है, बशर्ते कि किस उसमें हो रहा होता है, साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर में हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ सेम कंपाउंड आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिया हुआ था, ऑप्शन बी में दिया हुआ था, विच इज अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा ग्लूकोज किसको कहते हैं, बीटा ग्लूकोज किसको कहते हैं, ये हमने समझा। ये कहाँ पर बनते हैं, एनोमेरिक कार्बन में बनते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर क्या है एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जैसे हमने पीछे बात करी कि अल्फा फॉर्म क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिंग, है ना। अल्फा में हमने क्या बोला कि अपोजिट साइड में क्या होगा, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा। किसके अपोजिट साइड में, कंपेयर टू CH2H ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो CH2H ग्रुप है आपका, उसके अपोजिट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा। एंड दूसरे साइड आपको क्या दिखाई दे रहा है, CH2H के ग्रुप के सेम साइड में क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर इपिमर्स ऑफ द ईच अदर। निम्नलिखित में से कौन सा पेयर एक दूसरे के इपिमर्स कहलाएंगे। पहला है आपका डी ग्लूकोज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोमेनोज, है ना, या फिर डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज डी राइबोज या डी एराबिनोज। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है,
आंसर में जाने के पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इपीमर्स क्या होते हैं। तो एग्जैक्टली इपीमर्स आर द टाइप ऑफ डायस्टोमर्स, मीनिंग दे आर स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के दो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, लेकिन कन्फिगरेशन में है ना, कन्फिगरेशन उनका कहां पे, कायरल सेंटर पे जो कन्फिगरेशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कायरल कार्बन पे परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो एपिमर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स दैट डिफर इन कन्फिगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अराउंड ओनली वन कायरल कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर एंड डी ग्लूकोज डी मेनोज डिफर ओनली एट द C2 कार्बन। ठीक है, तो एपिमर्स क्या होता है एग्जैक्टली है, तो कायरल कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके डिफरेंस के कारण क्या होता है, इनका निर्माण हो रहा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं, डी ग्लूकोज डी मेनोज डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज डी राइबोज डी राइबोज, ये सब क्या है आपस में एपिमर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसको भी हमने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर वाली क्लास में डिटेल में चर्चा की हुई है। ठीक है, तो वहां पे आप देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, द चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी में परिवर्तन आता है, रेसमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी में परिवर्तन आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके रिवर्जन, म्यूटर रोटेशन, इन्वर्जन या आइसोमराइजेशन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर में यदि कुछ परिवर्तन आता है तो हम इस परिवर्तन को, इस चेंज को एक रिएक्शन के फॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। परिवर्तन जो हम उसको आता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटर रोटेशन, है ना। ये क्या हो जा रहा है, म्यूटेट हो जा रहा है। क्या होता है, म्यूटेट हो जा रहा है। तो हम एग्जैक्टली इसको क्या है, म्यूटर रोटेशन की प्रोसेस के नाम से जान रहे होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी है। ठीक है, अब म्यूटर रोटेशन क्या है, तो म्यूटर रोटेशन रिफर्स टू द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, जो कि क्वेश्चन में ही शामिल था। क्या शामिल था कि चेंज इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स। वही तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि म्यूटर रोटेशन रिफर्स टू द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू इंटर कन्वर्जन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स। अल्फा बीटा एनोमर्स क्या है, मैंने पीछे बताया आपको, जैसे ग्लूकोज वाले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था। ठीक है, तो अल्फा बीटा जो एनोमर्स हैं, है ना, एनोमेरिक कार्बन है, यदि उनमें क्या हो जाए, इंटर कन्वर्जन हो जाए, इंटरचेंजेबिलिटी यदि दिखाई देती है, तो उस प्रकार से क्या वहां पे उस स्थिति में क्या दिखाई देगा, हमको एक ऑप्टिकल रोटेशन दिखाई देगा। और इस प्रकार का जो अल्फा बीटा में परिवर्तन के कारण ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा होता है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, म्यूटर रोटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस अकर्स बिकॉज शुगर एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द साइक्लिक एंड ओपन चेन फॉर्म्स अलाउइंग एनोमेरिक कन्वर्जन। तो एग्जैक्टली क्यों हो रहा है उसको बहुत ज्यादा काम का अपने नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, इनके बीच में क्या हो सकता है, एक इंटरचेंजेबिलिटी आ सकती है। जैसा कि डेफिनेशन में हमने यहाँ पे पढ़ा कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन अल्फा कंपाउंड एंड बीटा कंपाउंड, है ना। ये अल्फा जो एनोमर है और बीटा जो एनोमर है, इनके बीच में क्या आ सकता है, एक चेंजेबिलिटी आ सकती है। इस दैट ड्यू टू दिस चेंजेबिलिटी वहां पे आपको एक ऑप्टिकल रोटेशन दिखाई देगा, और इस पूरी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, म्यूटर रोटेशन बोल रहे होंगे। ठीक है, अब इनके यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन एग्जैक्टली कितना होता है, ऑप्टिकल रोटेशन होगा ना, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, तो कितना चेंज होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए अल्फा डी ग्लूकोज में 112 डिग्री प्लस का चेंज आ रहा होता है, ऐसे ही आपका स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज में कितना चेंज आ रहा है, तो उसका भी आपको लिखा हुआ है। ये नंबर्स आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और शब्द लिखे हुए थे, जैसे रिवर्जन क्या है, इन्वर्जन क्या है, आइसोमराइजेशन क्या है। तो एक बार हम इन शब्दों को देख लेते हैं क्या इनके मतलब हैं। तो रिवर्जन नॉट रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिविटी रिफर्स टू द रिवर्टिंग टू द ओरिजिनल स्टेट। जैसे उदाहरण के लिए कि ये एक्स कंपाउंड था, अभी ये वाई बन गया है, तो हम उसको वापस से किस में ला रहे हैं, एक्स में ला रहे हैं। तो ये जो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रही है कोई चीज, है ना, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्जन हो रहा, कि रिवर्स होकर के अपने ओरिजिनल स्टेट में क्या है, आ चुकी है पहली ओरिजिनल स्टेज में, है ना। इसके बाद आता है इन्वर्जन। ये जो आपको डाइसैकराइड्स में प्राइमरली देखने को मिलता है, इट इज यूज्ड इन अ सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस वेयर ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन थी वो पॉजिटिव में थी। कैसे में थी, पॉजिटिव में थी। तो यहाँ पे बात क्या हो रही कि इन्वर्जन क्या है, तो इन्वर्जन में हम क्या करवाते हैं, एग्जैक्टली सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। आफ्टर दैट हाइड्रोलाइसिस एक ऑप्टिकल रोटेशन होगा, जिसकी वजह से क्या दिखाई देगा आपको, एक निगेटिव और पॉजिटिव चेंज दिखाई देगा किसमें, ऑप्टिकल रोटेशन में। इसके बाद एक टर्म होता है आइसोमराइजेशन, विच इज रिफर टू द कन्वर्जन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनके बीच में एक जो चेंज आ रहा है ना, भाई अल्फा से एग्जैक्टली बीटा हो जा रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी में चेंज नहीं हो रहा है, बस उनके आइसोमर्स में चेंज हो रहा है। देन हम इसको आइसोमराइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहता है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ अ पायरानोज और फिरानोज।
are a special case of more general type of reaction between aldehyde and alcohols to form a which compound। तो जो पायरानोज और फ्यूरानोज बनता है ना, इसको हमने पीछे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, कार्बो स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में पूरे डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पायरानोज एंड फ्यूरानोज आर अ स्पेशल केस ऑफ मोर जनरल टाइप ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड अल्कोहल टू फॉर्म अ व्हिच कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बनने की बात हो रही होती है, वो कौन सा कंपाउंड एग्जैक्टली बन रहा होता है, यह हेमीकीटल बनने की बात हो रही है ना, किस चीज की, हेमीकीटल के बनने की बात हो रही होती है, ठीक है। तो राइट आंसर एग्जैक्टली हमारा क्या है, बी है। बट एग्जैक्टली होता क्या है, हेमी एसिटल क्या है, हेमीकीटल क्या है, फॉर इंस्टांस की पायरानोज फ्यूरानोज फॉर्मेशन इज स्पेशल केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हेमीसिटल और हेमीकेटल फॉर्मेशन। तो पायरानोज फ्यूरानोज पहले क्या है उसको समझो। पायरानोज और फ्यूरानोज एक साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है ना, क्या है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पर हम पायरानोज फ्यूरानोज नंबर ऑफ द कार्बन के आधार पे क्या है बता रहे होते हैं कि एक 5 कार्बन की रिंग है, एक क्या है 6 कार्बन की रिंग है, एक क्या है 5 कार्बन की रिंग है, एक क्या है 6 कार्बन की रिंग है, उसके आधार पर हम पायरानोज और फ्यूरानोज कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली दिख कहाँ रहा है, तो हमको ये सुगर्स के में ही दिख रहा होता है, जहां पे हेमी एसिटल और हेमीकीटल का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। बोले हेमी एसिटल जब आप कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो फ्रॉम फॉर्म ऑफ व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल, तो यदि तुम एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करवाओगे, अल्कोहल से, तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा, और वहां पे एल्डिहाइड की जगह तुम क्या ला दो, कीटोन ला दो, तो क्या बन जाएगा, हेमीकीटल बन जाएगा, ठीक है। और सुगर्स में यही तो दो प्राइमरी क्या है कंपाउंड्स है, कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था जब हम एल्डिहाइड, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई ग्लूकोज जो कि एक एल्डोज कंपाउंड है, उसका जो मेन ग्रुप है वो क्या है, एल्डिहाइड है, इसलिए हम ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एल्डोज शुगर कहते हैं, क्योंकि उसका मेन कंपाउंड एल्डिहाइड है। अब वो क्या बनाता है, पायरानोज बनाता है, फॉर्म्स अ हेमी एसिटल बाय रिएक्टिंग बिटवीन एल्डिहाइड that is CHO group and hydroxyl that is OH group, ठीक है। अब CHO जबकि एल्डिहाइड था और हाइड्रोक्सिल जो कि OH था, यही तो हम बात कर रहे थे, एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होगा तो, है ना। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन से क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा, जो कि हमने किसके केस में देखा, ग्लूकोज के केस में देखा। ग्लूकोज के केस में हमको एक क्यों देखने को मिला, क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, कैसी शुगर है, एल्डोज शुगर है, ठीक है, क्योंकि उसका मेन कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड। दूसरा केस हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज क्या है, कीटोज शुगर है, उसका मेन जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, फ्रक्टोज का उसमें जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, कीटोन होता है, क्या होता है, कीटोन। अब वापस इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर, तो ये तो फ्यूरानोज या पायरानोज के उसमें फॉर्म में जाने वाला है, तो इट फॉर्म्स अ हेमीकीटल। क्यों हेमीकीटल बनाता है, क्यों, क्योंकि जो जो कीटोन ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हमने भी इसको पीछे पढ़ा ऊपर यहाँ पर कि कीटोन ग्रुप यदि किससे रिएक्ट करता है, एल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करता है, देन द फॉर्मेशन ऑफ द हेमीकीटल विल प्लेस, ठीक है, हेमीकीटल बनेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हेमी एसिटल कब बनता है, हेमीकीटल कब बनता है और किस में बनता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, isomeric form of the monosaccharides that differ from each other only in configuration about carbonyl alcohol are। तो मोनोसैक्राइड्स के समावयवी रूप जो केवल कार्बोनिल अल्कोहल में विन्यास के कार्बोनिल अल्कोहल के विन्यास के में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, वे किस नाम से जाने जाते हैं, उनको किस नाम से क्या है पहचाना जाता है, ठीक है। तो मोनोसैक्राइड्स के जो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं, जो एक दूसरे से कॉन्फ़िगरेशन के कारण डिफर कर रहे होते हैं, कार्बोनिल अल्कोहल आदि कारण क्या डिफर कर रहे होते हैं, उनको हम एग्जैक्टली किस नाम से जानते हैं, तो एनोमर्स से जानते हैं ना, किसमें, एनोमर्स के नाम से जानते हैं। तभी तो हमने हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे था, बस उसका क्या था, नेचर अलग था, इस क्वेश्चन का नेचर अलग है ना। लेकिन हमारे एग्जैक्टली बात वही चल रही थी तब भी, कि वहां पे भी क्या बने थे, एनोमर्स ही बने थे, यहाँ पे भी एनोमर्स की बात हो रही थी, जो कि एनोमेरिक कार्बन के कारण क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, किसके कारण, एनोमेरिक कार्बन के कारण फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ये जो एनोमेरिक कार्बन के कारण फॉर्म होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कंपाउंड और बीटा कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एनोमर्स are a type of isomers that differ only in configuration around anomeric carbon। तो एनोमेरिक कार्बन के आसपास जो कंपाउंड जुड़ते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आता है, उनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आता है, तो हमको एनोमर्स बनते हैं। ये एनोमर्स दो प्रकार से निकल करके आते हैं, एक अल्फा एनोमर्स, दूसरे
बीटा एनोमर्स। अल्फा एनोमर्स क्या थे हमने पीछे भी समझा था कि अल्फा एनोमर्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जल्दी जो एग्जैक्टली सीएचओ ग्रुप है और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है रहेंगे, ये क्या रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और यदि बीटा फॉर्म ऑफ एनोमर बनेगा तो बीटा फॉर्म ऑफ एनोमर में सीएचओ ग्रुप है ना, कौन सा सीएचओ ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक ही साइड में क्या है रहेंगे कायरल कार्बन में, है ना। तो इसको ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता है। इससे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अच्छा वापस से कि भाई ये किन में बनेंगे, तो हमेशा सेम प्रकार की चीजों में बनेंगे, मतलब ग्लूकोज का ग्लूकोज से ही बनेगा भाई, फ्रक्टोज का फ्रक्टोज से ही बनेगा। जो आज का पहला क्वेश्चन तो उसको वापस से आप बैकवर्ड करके देखेंगे तो ये चीज वहां पे पीछे मैंने एक्सप्लेन करी। जैसे उदाहरण यहाँ पे लिखा भी हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज, है ना, तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। कुछ और पीछे जो टर्म दी हुई थी उनमें इपीमर्स था, आइसोमर्स था, कन्फर्मर्स था, है ना। बोले इपीमर्स एग्जैक्टली क्या है, तो इपीमर्स डिफर एट एनी वन कार्बन बट नॉट नेसेसरी एट द एनोमेरिक कार्बन। तो यदि एनोमेरिक कार्बन पे ही डिफरेंस आएगा कन्फिग्रेशन का, देन ही हम उसको क्या बोलेंगे एनोमर। यदि किसी भी कार्बन पे डिफरेंस आ जा रहा है सीएचओ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच का, तो यदि किसी भी कार्बन पे आ रहा है देन वो इपीमर है, यदि एनोमेरिक कार्बन में ही आ रहा है देन वो क्या है एनोमर्स है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। 6 क्वेश्चन कहता है कंसंट्रेटेड एसिड्स कॉजेस, संघनित या कंसंट्रेटेड अम्ल की वजह से क्या बनता है, क्या कारण से बनते हैं, ठीक है, उसके वजह क्या होती है। डिहाइड्रेशन ऑफ द सुगर्स, फॉर्मेशन ऑफ द फर्फ्यूरल्स, तीसरा आपका उसी में आ जाता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फ्यूरन, या फोर्थ ऑप्शन कहता है कि निम्न में से कोई नहीं, है ना। पहला ऑप्शन आपका क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूरस, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड डेरिवेटिव्स, चौथा ऑप्शन आपका आ जाता है उसी में ऑल ऑफ द निम्नलिखित में से सही उत्तर आपका क्या है। तो कंसंट्रेटेड एसिड जो बनने का मूल कारण होता है उसके तहत ये तो डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर करवा दीजिए तो भी एक कारण बन जाएगा, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूरल्स करवा दीजिए तो भी एक कारण बन जाएगा, तीसरा क्या जाता है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ अ फ्यूरन, तो वो भी एक उसका क्या है वैलिड कारण होता है, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना है कि डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर से क्या एग्जैक्टली होगा। तो नाम तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस का आपको पता ही है कि भाई डिहाइड्रेशन से आप पानी निकाल दे रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो पानी जहां पर अभी तक था वहां से भी आप उसको वाटर को क्या कर लेंगे बाहर निकाल देंगे किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से, तो अल्टीमेटली वो जो कंपाउंड जिसमें ये वाटर सस्पेंडेड था वो तो अब कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ गया ना। तो एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सुगर्स लीडिंग टू कार्बोनाइजेशन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूरल्स, तो पेंटोजेस फॉर्म फर्फ्यूरल while एक्सोजेस फॉर्म हाइड्रोक्सी मेथाइल फर्फ्यूरल अंडर एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर होता है ना, जो पेंटोज शुगर होता है वो फर्फ्यूरल बनाता है, लेकिन जो हेक्सोज शुगर होता है, अब पेंटोज शुगर क्या है हेक्सोज शुगर क्या है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पूरी चर्चा डिटेल में की हुई है ना। जैसे उदाहरण के लिए ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है हो जाते हैं हमारे हेक्सोज शुगर हो जाते हैं। पेंटोज हेक्सोज शुगर एग्जैक्टली क्या है, तो ऐसा शुगर जिसमें 5 कार्बन है वो पेंटोज है, ऐसा शुगर जिसमें 6 कार्बन है बेसिकली वो हेक्सोज है, ऐसा शुगर जिसमें 4 कार्बन है वो टेट्रोज है ना। इस प्रकार से उसको हम क्या कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ द कार्बन डिवाइड कर सकते हैं। खैर, तो हमने कहा कि यदि 5 कार्बन का शुगर है तो वो एग्जैक्टली फर्फ्यूरल बनाएगा, और यदि 6 कार्बन का शुगर है तो वो एग्जैक्टली हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल का निर्माण करेगा अंडर एनी एसिडिक कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स ऑफ अ फ्यूरान, तो फर्फ्यूरल एंड एचएमएफ एग्जैक्टली क्या है तो हाइड्रोक्सी मिथाइल फ्यूरान है, अंडरगोज फर्दर रिएक्शंस टू फॉर्म एल्डिहाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो चारों कंडीशंस ऐसी हैं, तीनों कंडीशंस ऐसी जहां पे क्या है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था फर्फ्यूरल्स कंडेंस विथ फिनॉल्स लाइक ऑर्सिनॉल, तो यदि फर्फ्यूरल्स का कंडेंसेशन करवाएंगे हम फिनॉल्स के साथ ऑर्सिनॉल की तरह ही तो क्या बनेगा, क्या रिएक्शन एग्जैक्टली निकल करके आने वाली है ना, वो हमारा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है टू डिहाइड्रेट टू फॉर्म रेस्पेक्टिव सुगर्स, दूसरा टू गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कलर्ड प्रोडक्ट्स, तीसरा है टू फॉर्म अ वोलेटाइल एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर नन ऑफ द अबव। पहला कहता है कि
रिहाइड्रेट होकर के एक रिस्पेक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर बना देगा, दूसरा कि एक कलर्ड प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, तीसरा कि एक एरोमेटिक प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, एरोमेटिक मतलब एक सुगंधित कंपाउंड मिल जाएगा, या फिर चौथा कि कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्यूरल्स को यदि कंडेंसेट करवाओगे किसके साथ, फिनॉल के साथ, तो हमेशा आपको एक कलर्ड कंपाउंड क्या है वहां पे मिलने वाला, क्या मिलेगा, कलर्ड कंपाउंड मिलने वाला है, which is explained in this slide, है ना, कि for fuels react with the phenols like organol in the presence of the acids to form condensed compound. This reaction is used in colorimetric test to detect the carbohydrates such as the organol test for pentose. बोले अब इस मेथड का हम यूज क्यों करते हैं, मतलब फर फ्यूरल्स को हम फिनॉल्स के साथ क्यों मिक्स करवा रहे हैं, इसलिए मिक्स करवा रहे हैं ताकि हम कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन कर सकें। क्यों आइडेंटिफिकेशन करना कार्बोहाइड्रेट का, ताकि हम पता कर सके किस चीज में कार्बोहाइड्रेट है अथवा नहीं है, क्या एग्जैक्टली उसका कंसंट्रेशन वहां पर विद्यमान है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की वाटर एक्टिविटी कितनी होती है। ये क्वेश्चंस आपको कई जगह देखने को मिलेगा कि भाई फलाने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, फलाने कंपाउंड की वाटर एक्टिविटी क्या होती है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट अभी वाटर की पूछी जा रही है कि वाटर एक्टिविटी प्योर वाटर की एग्जैक्टली कितनी होती है। ठीक है, तो 0, 10, 50, 100 है ना, एग्जैक्टली प्योर वाटर की जो वाटर एक्टिविटी होती है वो 100 होती है ना, एग्जैक्टली कितनी होती है, 100। अब यहाँ पे हम वापस से बात करें, बोले वाटर एक्टिविटी क्या है, तो वाटर एक्टिविटी इज, है ना, water activity is measured on a scale of 0 to 1 where 1 represents the highest level of the available water which is achievable by achieved by pure water। ठीक है, तो उसको आपको यहाँ पे क्या है ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, मोनोसैकेराइड्स इन स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस रिएक्ट विद एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म। यदि 100 डिग्री सेल्सियस के हल्के अम्लीय घोल में मोनोसैकेराइड्स को अधिक मात्रा में फिनाइल हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करवाती हैं तो किस चीज का निर्माण होता है, सुगर अल्कोहल का, ग्लाइकोसाइड्स का, ग्लाइकोसाइलामिन का, या फिर ओसाजोन का, एग्जैक्टली किसका फॉर्मेशन होता है। तो मोनोसैकेराइड को एक स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन में 100 डिग्री सेल्सियस पे यदि फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो ओसाजोन फॉर्मेशन होगा। किस चीज का निर्माण होगा, ओसाजोन फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो ओसाजोन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ की दिस रिएक्शन इज अ की टू टेस्ट आइडेंटिफाइंग रिड्यूसिंग शुगर्स। बोले ओसाजोन रिएक्शन से हम क्या पहचान करते हैं, ओसाजोन कंपाउंड बनता है तो उससे हमको किस चीज की पहचान होती है, तो हमको ये पहचान होती है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड रिड्यूसिंग शुगर है अथवा नहीं है। मतलब उदाहरण के लिए मुझे पता करने की सुक्रोज है अथवा नहीं है, तो मैं वहां पे ओसाजोन रिएक्शन करवाऊंगा, पता चल जाएगा कि ये सुक्रोज है अथवा नहीं है। ठीक है, where the carbonyl group of monosaccharides react with the phenyl hydrogen to produce crystalline precipitate called ओसाजोन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, which of the following pair of the sugars give the same ओसाजोन। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो सेम प्रकार के ओसाजोन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मैनोज, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा समूह है जो सेम प्रकार के ओसाजोन का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे हम बात करें तो ग्लूकोज मैनोज की, ग्लूकोज फ्रक्टोज की और फ्रक्टोज मैनोज की, ये सभी क्या है, सेम प्रकार का ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे उदाहरण उस चीज के लिखे भी हुए हैं कि ये सब क्या है, सेम प्रकार के ओसाजोन को फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की कि निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर क्या है, उनके एक्सप्लेनेशंस क्या है। आज क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।